हर तरह की न्यूज अपडेट के लिए जर्नलिज्म टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। उर्दू के सीनियर जर्नलिस्ट अतीक मुजफ्फरपुरी के पुण्यतिथि के अवसर पर ITO उर्दू घर के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इस अवसर पर पत्रकारिता जगत की जानी मानी हस्तियों ने स्वर्गीय अतीक मुजफ्फरपुरी के पुण्यतिथि पर उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा किया। इस कार्यक्रम में स्वर्गीय मुजफ्फरपुरी पर उनके बड़े पुत्र जावेद रहमानी ने 400 पन्ने की पुस्तक संकलन किया, जिसका बड़ी संख्या में उपस्थित समाज के अलग अलग वर्गों के महत्वपूर्ण बुद्धिजीवियों के हाथों पुस्तक विमोचन हुआ। इस अवसर पर क्या कहा बुद्धिजीवियों ने अतीक मुजफ्फरपुरी के पत्रकारिता और उनकी सेवाओं के बारे में, आइए सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम। अस्सलामु अलैकुम। नस्ल में इतनी खामोशी के साथ ये हुनर मुंतकिल किए कि जिसका सबूत आज का ये जलसा भी है और जावेद रहमानी साहब भी है। उन्होंने अपने वालिद मोहतरम को हम अमर करने के लिए उनकी जो तख्लीक़ात थी, जो उनकी तहरीरें थी, वो तकरीबन 3000 से ज़्यादा उनके आर्टिकल्स हैं जो मुख्तलिफ़ अखबारात में शाया हुए थे। उन सबको यकजा करना तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जावेद रहमानी साहब ने ये किया कि उनमें से कुछ मुंतखब उनके मज़ामीन, कुछ इदारिये और ऐसे मज़ामीन के जिनकी अहमियत आज भी है, जो आज भी पूरी तरह रेलेवेंट हैं, जिसमें हमारे मिली मसाइल हैं, कौम का इंतशार है, तालीमी उमूर हैं, उनको यकजा किया है। तो उनको आप पढ़ेंगे और अगर आप ये ना बताएं कि ये अतीक मुजफ्फरपुरी ने 10 बरस पहले ये मज़ामीन या उससे पहले लिखे थे, तो किसी को अंदाज़ा नहीं होगा कि मज़मून इतना पुराना है। तो ये इनका हुस्न इंतखाब है कि इन्होंने वो मज़ामीन शामिल किए जो आज भी पूरी तरह से उनकी ज़रूरत है हमारे मुआशरे को। तो एक तरह से दरिया को कूज़े में समेट दिया है जावेद रहमानी साहब ने इस किताब के ज़रिए। उनके मज़ामीन के साथ साथ इसमें बाकी बहुत से जो अहम सहाफ़ी हैं असर हाजिर के, जो कंटेम्प्रेरी जर्नलिस्ट हैं, उनके मज़ामीन भी शामिल किए गए हैं। उनमें बहुत नाम अहम हैं, मैं ज़िक्र करूँगा तो वक्त ज़्यादा सर्फ होगा, लेकिन उनके नाम जो लोगों ने मज़ामीन लिखे हैं वो इतने अहम हैं कि उससे अंदाज़ा होता है कि जब लिखने वाले इतने अहम हैं तो जिस शख्सियत पर लिखा जा रहा है वो कितनी अहम होगी शख्सियत। तो बहुत अहम लोगों ने इस पर लिखा है। अतीक मुजफ्फरपुरी साहब शायर भी थे, लेकिन शायरी को उन्होंने संभाल कर कभी नहीं रखा। और शायर किसी सहाफ़ी का होना ये बड़ी पुरानी रिवायत है, आप पूरी तारीख़ है सहाफ़त की, कि जो अच्छे अदीब रहे हैं या अच्छे उलमाए इकराम रहे हैं या अच्छे शायर रहे हैं, वही सहाफ़ी भी हुआ करते थे एक ज़माने में। अब तो पूरा मंजरनामा बदल गया है। तो शायद सहाफ़त और शायरी आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे को जस्टिफाई करते थे। तो अतीक मुजफ्फरपुरी साहब ने भी शायरी की, लेकिन वो शायरी संभाल कर नहीं रखी। जावेद साहब ने जो भी उनका कलाम दस्तयाब हो सका रसाइल से, या उनकी ज़बानी जो सुना होगा इन्होंने, या उनकी आखिरी उम्र का आखिरी हिस्सा था, तो उनकी कुछ तख्लीक़ात शाये हुई थी, उनको इन्होंने यकजा कर दिया है। और शायद आखिर में, मेरी बात तवील हो रही है लेकिन चूँकि मैं सिर्फ अतीक साहब की ही बात कर रहा हूँ तो मेरे ख्याल से गैर ज़रूरी गुफ्तगू नहीं है ये। आखिरी वक्त में अतीक मुजफ्फरपुरी साहब ने जो गज़लें शाया कराई थी, उनको आप पढ़ेंगे तो ये अंदाज़ा होगा कि वो जिस सूरत हाल से उस वक्त गुजर रहे थे ज़ाती तौर पर भी, और हमारा मुआशरा भी जिन हालात से गुजर रहा था, उसका अक्स मिलता है उनकी गज़लों में। मैंने एक मरतबा जो उनकी आखिरी गज़ल थी पढ़ी थी एक जलसे में, और उसमें जिस शख्स की वजह से या जिन लोगों की वजह से उन पर वो हालात पैदा हुए थे जिसका जिक्र उन्होंने अपनी गज़लों में किया था, वो भी उस जलसे में मौजूद थे, वो साहब।
और मज़े की बात यह है कि वो साहब, उनको बुलाया गया था एक किसी उसके तहत, किसी एक कुछ अखलाकियात भी होती हैं जिससे बुलाया जाता है। तो उन्होंने जब अतीक मुजफ्फरपुरी साहब पर लोगों ने गुफ्तगू की और उनकी तारीफ़ की, उनकी अदबी हैसियत, उनकी शायराना अज़मत और उनकी सहाफ़त, तो उन साहब को बड़ी हैरत हुई और उन्होंने तकरीर में कहा कि मुझे नहीं पता था अतीक मुजफ्फरपुरी इतने बड़े आदमी थे। तो ये हमारे अहद का अलमिया है, इसलिए मैंने उनकी शायरी के हवाले से जिक्र किया कि उसके अक्स उनकी उन गज़लों में मिलते हैं। तो वो गज़लें भी जावेद साहब ने जमा कर दी हैं और मैं समझता हूँ कि जो मज़ामीन हैं अतीक मुजफ्फरपुरी साहब के, ये नई नस्ल के लिए एक रहनुमा हिदायत का काम करेंगे। जो लोग नए नए सहाफ़त में वारिद हुए हैं वो ये सीखेंगे कि सहाफ़त की ज़बान क्या होती है। आजकल ज़बान का बड़ा मसला है। उर्दू सहाफ़त की यहाँ पर मीम अफजल साहब तशरीफ़ फरमा है, प्रोफेसर अख्तर वासिर साहब और कई सहाफ़ी हजरात, पूरा हॉल ये भरा हुआ है। सहाफ़त की ज़बान में जो इब्तज़ाल आया है, जो सवाल आया है, जो बिगाड़ आया है, तो बड़ी हैरत होती है। बल्कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि शायद उर्दू अखबार पढ़कर हमारी ज़बान ख़राब हो जाती है। तो मैंने ख़ुद देखा है अतीक साहब को, मैं राष्ट्रीय सहारा में उनके साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ कि वो ज़बान और बयान को लेकर बहुत ही सेंसिटिव थे वो, और वो इस्लाह भी किया करते थे। लेकिन इस्लाह कोई सुनता नहीं आजकल। अपने किसी साथी को बताइए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुखरात होता है कि वो मानता ही नहीं बड़ों की बात। तो वो रिवायत जो सीना बसीना अपनी नस्ल को सिखाने की रिवायत थी, वो अतीक साहब के यहाँ मौजूद थी। तो इन मज़ामीन को पढ़कर आपको अंदाज़ा होगा कि सहाफ़त की ज़बान क्या होती है, सुर्ख़ी किस तरह बनती है, लफ्ज़ों का क्या बर्ताव होता है। तो ये एक अच्छा काम जावेद साहब आपने किया है कि ये किताब जो है निसाबी हैसियत रखती है, जो आपने ये तरतीब दी है। एक ऐलान मैं ये करूँगा कि आज इस जलसे की मुनासबत से किताब जिसका इजरा होने जा रहा है अतीक मुजफ्फरपुरी साहब के फ़न और शख्सियत पर, ये 40% रियायत के साथ ये किताब दस्तयाब है आज के लिए। तो जिन लोगों को ख़रीदनी है वो बाहर से इस किताब को हासिल कर सकते हैं और किताबें ख़रीदनी चाहिए। इसके अलावा लाइब्रेरी में जब इस किताब का इल्म हुआ तो हिंदुस्तान भर की लाइब्रेरी से इसकी डिमांड शुरू हुई, क्योंकि लोग उनसे वाकिफ़ थे कि अतीक मुजफ्फरपुरी साहब पर कोई किताब आ रही है। तो मैं जावेद रहमानी साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरे इस ऑडिटोरियम की तरफ से कि आपने सिर्फ इसलिए नहीं कि वो आपके वालिद थे, बल्कि एक सहाफ़ी की कदर आपने की है और उसका एक सरमाया जो था उसको आपने लोगों तक पहुँचाया है। बहरहाल बस अब हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। कुछ बुनियादी बातें थी जो मैंने आपके सामने अर्ज़ की। ये नवा प्रोग्राम है जो जावेद साहब मुस्तकिल मुनक़्क़िद कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मोहतरम अतर फ़ारूक़ी साहब ग़ालिबन अभी तशरीफ़ नहीं लाए हैं, आ जाएंगे कुछ देर के बाद। उनको इस्तक़बालिया तक़रीर करनी थी, खैर मक़दमी कलिमात पेश करने थे। तो मैं चाहता हूँ प्रोग्राम के आगाज़ में आप ही कुछ इज़हार ख़याल कर दें ताकि लोगों को इस प्रोग्राम की जो ग़रज़ व गायत है, जो अहमियत है, उसका अंदाज़ा हो सके। उसके बाद हम दूसरे मुक़र्रिरीन से गुजारिश करेंगे, जनाब जावेद रहमानी साहब जो एडिटर हैं साहिबान के। अस्सलामु अलैकुम। दाइस पे बैठे तमाम उर्दू अदब की गिरां कदर शख्सियात जिनको पढ़ करके हम लोगों ने बचपन से जवानी तक का सफ़र किया है, और आज चूँकि वीकेंड है, दिल्ली में आमतौर पर रवायत होती है कि 2 दिन आदमी कम से कम दफ्तरी मुसीफ़ियात के बाद आराम करता है। लेकिन मेरे लिए खुशनसीबी है कि मैंने वालिद मरहूम के मुनासबत से जिन अदबी गिरां कदर शख्सियात से हमने रब्ता किया, उन्होंने पहली फुर्सत में न सिर्फ यहाँ आकर के हमारी हौसला अफजाई की आपने, बल्कि कुछ ऐसे हैं जो मैं बाद में जिक्र भी करूँगा, अपना प्रोग्राम उन्होंने मुलतवी कर दिया। कल मैं ज़रूर आऊँगा और मैं देख रहा हूँ जिनमें पूरा कहकशां यहाँ सजा हुआ है, और सामईन नहीं बल्कि मैं कहता हूँ ये पूरा सहाफ़त और अदब का गहवारा है। आप सब लोग अपने आप में यहाँ अंजुमन हैं। मैं अगर एक एक अपनी गिरां कदर खूबियों के वाबस्ता और शख्सियात का नाम लूँ, गोवा कि आज का सेमिनार इसी पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सबको इस मुबारक मौके पे जो किताब का इजरा भी होगा आपको हम सुने भी। तो ऐनी आपा वहाँ आई थी फ़तुल हैदर। जो लोग फ़तुल हैदर को जानते हैं उन्हें अंदाज़ा होगा कि वो किस किस्म की खातून थी। वो कभी कभी ऐसी मासूमाना बातें करती थी। तो वहाँ एक और बड़े सहाफ़ी भी थे, बड़े उर्दू अखबार
के एडिटर, बहरहाल मैं उनका नाम नहीं दूंगा, वो भी वहाँ मौजूद थे। तो यानी आपा ने बड़ी मासूमियत से पूछा कि वो कौन से अखबारात हैं जिनके सफ़हात पे खून बरसता है। अफजल साहब की लगे ज़राफ़त फड़की और उन्होंने कहा कि सब दूसरों का तो मुझे नहीं पता, हालांकि वो जो दूसरे सहाफ़ी थे जिन्होंने उस तरह की सहाफ़त की तरह डाली वो भी वहीं खड़े थे, मगर इन्होंने कहा कि सब दूसरों को तो नहीं पता, मगर हाँ मेरे अखबारात के सफ़हात पे भी खून बरसता है। ये जुर्रत अगर आपके अंदर पैदा हो जाए, लेकिन ये है कि सिर्फ जुर्रत से काम नहीं चलेगा। अफजल साहब में जुर्रत तो थी, वो मेरे उस्ताद हैं, मेरे मुरब्बी हैं, और ये तय है कि मेरी अगर उनसे मुलाकात न हुई होती 86 में तो मैं दिल्ली छोड़ के जा चुका होता। मेरे कुछ हालात ऐसे थे, मगर उन्होंने मुझे अखबार-ए-नौ में मौका दिया और उसके बाद मैं दिल्ली में रुक सका। काश ये हो कि कोई ऐसा वक्त हो जब हम उर्दू सहाफ़त में बात करने के लिए यहाँ अफजल साहब को बुलाएं, ज़ैद फैज़ान साहब को बुलाएं, और जो ये प्याज के छिलके हैं इसकी हम परतें उतारें। इनका फ़ायदा उठाते हुए मैं, इतने सारे लोग आज आप हमारे मेहमान हैं अंजुमन में, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं तो जलसे के बाद अगर थोड़ी देर ऊपर चलें और हमारी लाइब्रेरी देखें तो ये आप शायद खुशी होगी कि ऐसा इदारा, और ये मैं वजाहत कर दूं कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के पास हुकूमत से एक पैसे की ग्रांट हमारे पास नहीं है, कि हमने अपने वसाइल से, और ये जो ऑडिटोरियम में आप बैठे हैं ये भी हमने पिछले एक ही साल में बनाया है, कि इस किस्म के इदारे भी खुलूस से बनाए जा सकते हैं और चलाए जा सकते हैं। अतीक मुजफ्फरपुरी साहब के हवाले से भी मुझे वही बात कहनी है जो वसीतर तनाजुर में है कि आज आप में से यहाँ जितने लोग आए हैं, आप सबके दिल में ये गम हुआ कि उर्दू ज़िंदा रहे, उर्दू फले फूले, उर्दू का जो मोहतरम बिशान माजी है उसी तरह की उर्दू आज हो जाए। मैं कोई ट्रायल नहीं कर रहा हूँ, मगर आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के ये सोचे खुद ही कि आप में से वो कितने लोग हैं कि जिनके बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ने का मौका मिल सकता है और वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और आप वो एक्स्ट्रा एफर्ट करके जो आप बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं, उनको स्विमिंग क्लास ले जाने के लिए करते हैं, उन्हें थर्ड या फोर्थ लैंग्वेज के तौर पे फ्रेंच पढ़ाने के लिए करते हैं, उसके साथ थोड़ा सा एफर्ट आप आधा घंटे अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाने के लिए भी करें। अतीक मुजफ्फरपुरी साहब की आप लोग जो भी तारीफ करें, बहरहाल मुझे उनकी सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खूबी ये दिखाई देती है कि उनके 3 बेटे हैं और तीनों को उन्होंने उर्दू मीडियम से तालीम दिलाई। तीनों ने मेडिसिन में मास्टर्स किया है, एक ने MBBS के बाद मास्टर्स किया है, एक ने आयुर्वेदा में मास्टर्स किया है, एक ने तिब्बे यूनानी में मास्टर्स किया है। तो ये जो आप लोगों की दलील है कि उर्दू पढ़ के नौकरी नहीं मिल सकती, इस दलील को भी उन्होंने खारिज कर दिया। तो मेरा ख्याल ये है कि आज जब हम उन्हें याद करें और हमें करना चाहिए तो इस तरह याद करें, इस तनाजुर में याद करें कि उन्होंने हमारे लिए क्या छोड़ा और उनसे हम क्या सबक ले सकते हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इन बातों को सुना, और मैं फिर एक दफ़ा दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ के बाद जब ये जलसा ख़त्म हो जाए तो हमारी लाइब्रेरी में चलें और देखें कि उर्दू के इदारों में क्या इस किस्म की लाइब्रेरियाँ भी बनाई जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया। अतीक साहब के ताल्लुक़ से मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत ही एक ज़िम्मेदार आदमी थे। उनके बारे में बहुत कुछ बताया, मुझे शादाब साहब ने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन एक बात मैंने उनकी महसूस की हमेशा, एक तो मेरे और उनके दरमियान कभी इख्तलाफ नहीं हुआ, जो अमूमन एडिटर्स और काम करने वालों के दरमियान और ख़ास तौर पर साथियों के दरमियान होता है। उनकी और हमारी सोच में यकसानियत थी, इसलिए बिलाशुबा उनका मजमून बग़ैर पढ़े भी एडिटर की हैसियत से सीधा कातिब के पास चला जाता था और पढ़ते वो अखबार में छपता भी था।
वो बेहतरीन ट्रांसलेशन करते थे, बहुत ही शानदार तजिया निगार थे। उर्दू उनकी बेहद अच्छी थी, खुद भी तहजीब का एक नमूना थे और दूसरों से भी यही तवक्के करते थे। मुझे खुशी है कि उनके बेटे ने आज उन पर एक किताब लिखी, इसे पढ़ने का मुझे मौका मिलेगा। यकीनन कुछ मज़ामीन उसमें हमारे अखबार के भी शायद शामिल हों, तो उन्हें भी दोहराने का मौका मिलेगा। मैं तो अपना लिखा हुआ भी नहीं पढ़ पाता हूँ, दूसरों का लिखा हुआ तो बड़ा मुश्किल है। मेरी ज़िंदगी ने ऐसे टर्न्स लिए कि मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मैं टीचिंग से सहाफ़त में आ गया, सहाफ़त से सियासत में आ गया, सियासत से सफारत में आ गया, सिफारत से फिर सियासत में आ गया। लेकिन ये सहाफ़त की जो बीमारी है वो साथ साथ चल रही है और इस बीमारी ने मुझे बहुत कुछ दिया। दिमाग अगर आपका सहाफ़ियाना है तो फिर आप हर जगह कामयाब हो सकते हैं, लेकिन लगन होनी चाहिए। ये कोई तारीफ़ की बात नहीं है, बहुत सारे उर्दू वाले इस बात को शायद नहीं जानते होंगे। अभी कुछ दिन पहले एक अवार्ड फंक्शन हुआ था, वहाँ मुझे ये कहना पड़ा जब मुईन शादाब साहब ने मेरा तजुर्बा वहाँ तारुफ कराया, तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं। मुलाकात रही कि कभी वक्त से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि अब ये सूरत हाल है तो उसमें अपना ख्याल बदल दें, अपना नज़रिया बदल दें हम। जैसा कि बाद में देखने को मिला या हम सब लोगों को इसका एहसास होता है कि किस तरह से हम अपनी फ़िक्र, अपना रवैया, अपने अल्फाज तक बदल रहे हैं। इसमें पहला ही मजमून जैसे मैंने पढ़ा अतर फारूकी साहब का मजमून है कि वो मीम अफजल साहब के अखबार में वो लिखा करते थे जब वो तालिब थे JNU में, और उन्होंने उसमें लिखा है कि मैंने कभी ये अलाउ नहीं किया कि हम मेरे मजमून को कोई काट छाँट हो या प्रूफ भी मैं खुद पढ़ता था, इसलिए कि वो नया इमला लिखते थे। वैसे में उस ज़माने में अतीक साहब को या मीम अफजल साहब को सिर्फ उन्होंने ये इजाज़त दी थी कि आप जो चाहें इसमें कर सकते हैं, बाकी लोगों को नहीं। तो ये उनका जो यकीन था कि वो जो तब्दीली करेंगे वो कहीं से मजमून को खलत मलत नहीं करेंगे या उसमें कोई कमी नहीं होगी, इजाफा ही होगा। तो इस तरह के अतीक साहब का जो मामला था, और ये था कि उनके मज़ामीन, उनकी जो एक लंबा सफ़र उनका सहाफ़त में है, और जिसका फ़ायदा न सिर्फ ये कि क़ारीन को मिला बल्कि उनके ख़ुद फैमिली को या जो तबीब थे उनका जो मिला। इस किताब को अगर हम देखते हैं तो ये 3 हिस्से पर मुश्तमिल है ये किताब। पहला हिस्सा अतीक साहब पर मज़ामीन है और बहुत से ऐसे सहाफ़ी, अदीब, शायर, उन लोगों ने उन पर इज़हार ख़याल किया है। 1-2 मज़मून मुझे भी पढ़ने का मौका मिला और उससे उनकी शख्सियत जो निकल कर सामने आती है वो हकीकी शख्सियत है कि जो वो थे, जैसे उनको लोगों ने देखा है वैसे ही इसमें बयान किया है। दूसरा हिस्सा मुझे लगता है कि ज़्यादा अहम है कि आज के दौर के क़ारीन को, सहाफ़ी को और नई नस्ल जो है उनको उससे ज़्यादा इस्तिफ़ादे का मौका मिलेगा कि उनके मज़ामीन है वो, कि एक सहाफ़ी किस तरह से सोचता है और कैसे लिखना चाहिए, और न सिर्फ ये कि बेबाकी से बल्कि ज़िम्मेदारी से लिखना चाहिए। और उस ज़िम्मेदारी का एहसास अब कम है। जब अखबार देखता हूँ, पढ़ता हूँ, उस ज़िम्मेदारी का एहसास कम है। कभी कभी बेबाकी तो नज़र आती है, लेकिन इसमें वो ज़िम्मेदारी जो है वो ये नहीं है जब जी में आया बोल दिया, लेकिन जो अल्फाज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह की फ़िक्र को हम इस्तेमाल वहाँ पेश कर रहे हैं, उसको ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। जो चैलेंज है एक तरह का कि अगर हम वो ज़िम्मेदार हैं, ख़ुद को महसूस करते हैं, तब वो ज़िम्मेदारी समझेंगे। तो इन मज़ामीन से, इसमें जो मज़ामीन शामिल हैं, उससे हमें नए सहाफ़ी या नई नस्ल जो है उनकी तरबियत के लिए बहुत मवाद है। वो इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। उसी तरबियत का एक हिस्सा इस किताब का तीसरा हिस्सा भी है कि कुछ इंटरव्यूज़ उन्होंने लिए हैं, जिनमें अदीबों के इंटरव्यू भी हैं, सियासतदानों के इंटरव्यू भी हैं और सहाफ़ियों के इंटरव्यू भी हैं। बस पहला ही इंटरव्यू इसमें चुगताई का है, और उसके बाद कई ऐसे इंटरव्यू हैं जो सहाफ़ी हैं, उनका इंटरव्यू इसमें शामिल है। तो उन्हें भी पढ़ करके उनसे भी हम मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और नई नस्ल या हम सब लोगों को
बहुत कुछ सबक मिल सकता है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकता है। तो इसलिए ये जितना अतीक मुज़फ़्फ़रपुरी साहब के ख़यालात को पेश किया गया है, उतना ही हम नई नस्ल के लिए, नए सहाफ़ियों के लिए, नए लोगों के लिए एक तरह से ऐसी किताब और ऐसे मवाद दिए गए हैं जिसे पढ़कर हम ज़िम्मेदारी के साथ अपनी बात कर सकते हैं और अपनी फ़िक्र जो मुक़र्रिर होंगे वो ये करेंगे। मैं आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका इनाम किया। मोहम्मद ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आप सब उनसे वाकिफ़ हैं। आप साबिक़ डायरेक्टर हैं NCPL के और सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेजेस JNU के आप सदर रह चुके हैं और भी कई हवालों से आपकी पहचान है। ख़ास तौर से इन्होंने उर्दू को और उर्दू ज़बान अदब को जो नई टेक्निक और जो आज की टेक्नोलॉजी है उससे हम आहंग किया है, उसमें जो उनकी कोशिशें हैं ख़ास तौर से सोशल मीडिया से, वो बहुत अहम है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डाइस पे तशरीफ़ फरमा मुक़द्दर शख्सियात और इस हॉल में मौजूद बहुत ही अहम सामीन, दिल्ली में इतवार को और वो भी शाम में किसी अदबी महफिल में इतने लोगों का जमा होना किसी अजूबे से कम नहीं है। और आप इसे अतीक मुज़फ़्फ़रपुरी साहब की शख्सियत की कशिश कहें या जावेद रहमानी साहब की इंतज़ामी सलाहियत की दाद दें कि ये भरपूर जलसा यहाँ हो रहा है। अतीक मुज़फ़्फ़रपुरी साहब के हवाले से बहुत सारी बातें मोइन शादाब ने जितनी बुनियादी बातें थी आपने बहुत ही हुस्न खूबी से पेश किया और यही इनका कमाल है कि जिस महफिल में होते हैं उस महफिल को न सिर्फ संभालते हैं बल्कि उसके वक़ार में इजाफ़ा करते हैं। तो मोइन शादाब साहब ने जो कुछ कहा उसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ कि उर्दू सहाफ़त की तारीख़ को अगर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अदीब और सहाफ़ी का जो मिलान था कि जो सहाफ़ी होता था वही सबसे बड़ा। कौन सा हिस्सा कहाँ है? तो सहाफ़त का वो हिस्सा कि जिसमें 100% सच्चाई होती है, वो कौन सा हिस्सा है? वो हिस्सा है खेल का हिस्सा, कि अगर इंडिया 3 रन से जीतता है तो किसी भी ज़बान का अखबार हो तो उसमें यही होगा कि 3 ही रन से जीता, कोई उसको 2.5 रन नहीं करे। ये यानी खेल की खबरें जिसका ताल्लुक हमारी तफरीह से है, उसमें सिर्फ सच्चाई होती है। अच्छा, नीम सच्चाई किस में होती है? नीम सच्चाई उसमें होती है जो इश्तिहारात होते हैं, शैम्पू के इश्तिहार, साबुन का इश्तिहार, न जाने किसका इश्तिहार। तो हो सकता है कि वो तमाम खुसूसियात जो इश्तिहार में बयान किया गया हो उस साबुन में ना मौजूद हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो मौजूद हो। लेकिन खबरों का वो अखबार का वो हिस्सा जो सरासर झूठ होता है, अब आप समझ गए होंगे वो हिस्सा है खबरों का हिस्सा है कि किस पार्टी ने क्या कहा, किसका कौन सा बयान है, ये बात। लेकिन मैं क्या उर्दू सहाफ़त को अगर देखें तो उसमें एक बात आपको जोड़नी पड़ेगी और वो बात ये है कि उर्दू सहाफ़त की जो रीढ़ की हड्डी है वो इदारती सफ़ा है। अतीक मुज़फ़्फ़रपुरी साहब के ताल्लुक़ से अलबत्ता मेरे कान खुले रहे और आँख खुली रही। आँख तो इसलिए कह रहा हूँ कि वो अखबार के दफ्तर में मेरा जाना होता था, ममता साहब से मुलाकात करते, शाहिद सिद्दीकी साहब थे, अभी चले गए। तो जब वो तस्वीर मेरे सामने वालिद मोहतरम की आई तो मुझे लगा कि मेरी मुलाकात उस ज़माने में रही है। और जहाँ तक अब वो किताब नहीं देखी तो कलाम भी मुझे कुछ पता नहीं, तो मैं नॉट इन पोजीशन टू से एनीथिंग राइट नाउ। जहाँ तक अब उर्दू सहाफ़त के चैलेंज तो इम्कान का ताल्लुक़ है तो उसके ताल्लुक़ से बहुत सी बातें कहेंगे और बहुत सी बातें कहने को हैं जो मैं अपने हिसाब से कह सकता हूँ, मगर मेरे ख्याल में मेरा नज़रिया थोड़ा डिफरेंट होगा तो इट में क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्सी। तो इसलिए मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ और मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अपनी सलाहियत की जो एक सलाहियत जो उनके पास थी, उन्होंने मुझे कुछ हिस्सा उसका ज़रूर बताया, जिससे आज भी मैं PTI न्यूज़ एजेंसी में था, आज भी मैं लिखता पढ़ता रहता हूँ। मैं भी एक रिपोर्टर हूँ, पहले इंजीनियर भी था, मैं PTI में इंजीनियर था, लेकिन चूँकि मैं जर्नलिस्ट भी हूँ इसलिए PTI मुझसे वो खिदमत भी लिया करती थी कि मैं ज़्यादातर वक्त न्यूज़ में ही गुजारा करता था। इस दरमियान बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई,
हमारे मीम अफजल साहब, सैयद साजिद अली साहब एडवोकेट भोपाल तशरीफ़ लाए थे। मैं भी वहाँ था। जब भी कोई बड़े लोग आते हैं तो मैं हाजिर हो जाता हूँ। अतीक मुजफ्फरपुरी साहब अपने आप में एक तालीम का ख़जाना थे, तालीम का ख़जाना थे। जिस टॉपिक पर भी आप उनसे गुफ्तगू कर लें वो हर टॉपिक पर आपसे बात करने के लिए तैयार होते। मेरे वालिद मोहतरम मरहूम गुज़र चुके हैं। वो हमेशा कहा करते थे कि अतीक मुजफ्फरपुरी की सलाहियत जो है, आज मैं इतनी उम्र मेरी हो चुकी है, अंग्रेज़ों का ज़माना भी देखा, गांधी जी का ज़माना भी देखा, सब कुछ देखते हुए आज मुझे लगता है कि इसकी सलाहियत जो है आसमान पर है। ये बुज़ुर्गों का ख्याल जो था उनके मुताबिक मैं अपनी घर की बात बता रहा हूँ। चूँकि हम बहुत क्लोज़ हुआ करते थे एक दूसरे से, करीब साड़ू हैं तो जाहिर सी बात है क़ुर्बत तो रही है, हमेशा से रही है। तो मैं उनके बारे में, अब हमारे मोइन साहब ने बहुत शानदार बोलते हैं, इनकी तारीफ़ तो दुनिया करती है, मैं ही क्या करूं। इन्होंने सब कुछ कह ही दिया है। बस आज का दिन जो है वो उनके लिए याद करने का दिन है और मुझे इस बात का गम भी है कि वो वक्त से पहले चले गए। अगर वो और होते तो आज बहुत कुछ देखते, बच्चों की खुशियाँ देखते। आज इतने काबिल बच्चों को उन्होंने पैदा किया है। जावेद रहमानी साहब को देखिए, अपनी काबिलियत अपने आप में खुद उनकी झलकती है। उन्होंने अपने 3 बच्चों को डॉक्टर बनाया, तीनों पैथी में डॉक्टर हैं बच्चे, MBBS भी हैं, BUMS भी हैं और BAMS भी हैं। आज उनको फ़ख्र होता इस बात पर, काश वो नहीं है, आज फ़ख्र होता कि हमारी औलाद भी बहुत आगे है। लेकिन जावेद साहब से एक अरसे से मुलाकात है, डॉक्टर फिजी कन्नू साहब से, सब वाकई भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग, हमारे बुजुर्गान, उनसे और हमारे गहरे ताल्लुकात रहे हैं। और अक्सर मैं देखता था फिजी कन्नू साहब के साथ उनका उठना बैठना, उनसे बहुत कुछ सीखा इन्होंने। मेरे उस्ताद थे, मेरे प्रोफेसर थे, तिरुवनंतपुरम कॉलेज का मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ। तो जावेद साहब ने बेहद तरक्की की, अपने रिसाले निकाले, अपना अखबार निकालते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात इसी में लगे रहते हैं। जितनी मेहनत उन्होंने अपने जीने के लिए की है, मैं समझता हूँ कोई सहाफ़ी इतनी आसानी से नहीं कर पाता। और बहुत तरक्की भी की उन्होंने। आप सही में और बात करो, जो आपने किताब लिखी अपने वालिद रूम के बारे में, क्योंकि जाहिर है कि आपने तमाम चीज़ों को देखा होगा, उनके उनसे कुछ सीखा होगा, उनकी ज़िंदगी के अंदर जो कुछ उतार चढ़ाव आए होंगे उसको भी आपने देखा होगा। बहरहाल आप मुस्तैद हैं वो बात के, क्योंकि मेरा आपसे एक अच्छा ताल्लुक़ है और आपने मैंने देखा हमेशा आप मेहनत करते रहते हैं। लेकिन वो भी अखबार जो बड़े पैमाने पर चल रहे हैं, उनको भी अगर बहुत अच्छे एडवर्टीज़मेंट्स ना मिलें, मैं समझता हूँ उनका भी मुस्तकबिल जो है वो बहुत ज़्यादा रोशन नहीं रहेगा। लेकिन इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। अभी जैसे मिसाल दी गई कि अखबार तेलुगु ज़बान में था, उसको साफ खरीद दिया, तो हमेशा ये बात का भी तस्करा होता रहता है कि उर्दू अखबार कम से कम आदमी पढ़े नहीं, खरीद तो ले, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसे बोरो करते हैं कि आपने अखबार लिया ज़रा मुझे भी दे दीजिए। उसका तीसरे चौथे आदमी तक वो अखबार चला जाता है। अखबार पढ़ने का वक्त मिले ना मिले, लेकिन एक अखबार हमेशा खरीदते रहें। भरपूर सेमिनार और ये जलसा हो गया है। हज़रत उर्दू तहजीब, उर्दू सकाफ़त, उर्दू कल्चर और उसका जो गिरदोपेश है या उर्दू से वाबस्ता जो अखबार हैं, उसकी मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। लेकिन उन तमाम सूरतों को जो शख्स ने अपनी शख्सियत में हम आहंग किया है, वो शख्स हैं प्रोफेसर अख्तर वासिफ साहब, जो जाहिर है कि हमारे सरप्रस्त भी हैं, हमारे लिए एक स्कॉलर की हैसियत भी रखते हैं, दानिश्वर भी हैं। एक शेर है जो मैं बहुत कम लोगों के लिए इस्तेमाल करता हूँ, बहुत कम, कभी कभी उस शेर का इस्तेमाल मैं निज़ामत में करता हूँ। हालांकि आज मैंने एक भी शेर नहीं पढ़ा, ये भी एक रिकॉर्ड है, लेकिन आखिर में एक शेर में ज़रूर नज़र करूँगा प्रोफेसर अख्तर वासिफ साहब की। शेर ये है कि अव्वल तो ज़माने में नहीं आपसा कोई, अव्वल तो ज़माने में नहीं आपसा कोई, और हो भी तो हम कौन सा तस्लीम करेंगे। प्रोफेसर अख्तर वासिफ साहब तशरीफ लाएं आज के सदर जलसा। स्टेज पर तशरीफ फरमा साहिबान एजाज, ख़वातीन व हज़रात, मैं मुबारकबाद देता हूँ
जावेद रहमानी को कि उन्होंने एक लायक, फायक और सादतमंद बेटे होने का सबूत दिया और हमें हमारा भूला हुआ सबक याद दिलाया। इसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मुबारकबाद के मुस्तहिक जो हैं वो डॉक्टर अतहर फारूकी भी हैं कि जिन्होंने कि अंजुमन में इस तकरीब का एहतमाम करने की इजाज़त दी। साहिबो, अतीक सिद्दीकी साहब का मामला ये है, अतीक मुजफ्फरपुरी साहब का मामला ये है कि अतीक मुजफ्फरपुरी साहब जो हैं वो सहाफ़ी भी हैं, उर्दू के आशिक़ सादिक़ भी हैं, होम्योपैथिक के डॉक्टर भी हैं, एक अच्छे शायर भी हैं और सबसे बड़ी बात ये कि एक अच्छे और शफीक बाप भी। और आज वो गो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी तमाम खूबियाँ हमें रह रह के याद आती हैं। यहाँ ये किताब तरतीब दी गई है। इस किताब के अंदर उन पर मज़ामीन हैं, उनके मज़ामीन हैं, उनके इंटरव्यू हैं जो उन्होंने लिए और साथ में कुछ हिस्सा उनकी शायरी पर भी मबनी है। इसके लिए बहरहाल जावेद रहमानी ही को मुबारकबाद देनी होगी और इसलिए कि अतीक मुजफ्फरपुरी साहब को अपनी ज़िंदगी में नाम नमूद से परहेज था और गुरेज था बल्कि, और न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह वाले लोगों में थे। लेकिन जावेद रहमानी ने उन तमाम चीज़ों को इकट्ठा किया जिन्हें हमें जानना चाहिए। साहिबो, अब जहाँ तक सवाल है आज के सेमिनार के मौजू का, उर्दू सहाफ़त के चैलेंजेस और इम्कानात, उर्दू सहाफ़त का सिर्फ एक चैलेंज, और माफ़ कीजिएगा उर्दू का एक चैलेंज, सहाफ़त का नहीं, कि हम कारी और सामे हमारे यहाँ कम होते जा रहे हैं या नहीं के बराबर है। मैं आज के इस जलसे के लिए लोगों ने जो लोग जमा हुए उसकी मुबारकबाद दी, बजा तौर पे दी, उसके लिए आप सब बजा तौर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे वो इसलिए है कि ये ताज्जुब की बात नहीं है कि इतने लोग हैं, बल्कि ताज्जुब की बात ये है कि इतने लोग जमा हो गए। ये बड़ी बात है, वरना उर्दू वालों में ये अब मिजाज ही नहीं रहा है और वक्त से आ जाने का तो मिजाज बिल्कुल नहीं रहा है। और याद रखिए कि वक्त की जो कदर नहीं करता, वक्त उसकी कदर नहीं करता है। एक है जो अंधभक्त है, अब चाहे उनको गोदी मीडिया कह लीजिए, घिनौरची मीडिया कह लीजिए, कोई भी नाम दे लीजिए, लेकिन वो अंधभक्त है। हमारे गांव की तरफ एक चिड़िया होती थी, टिटहिरी बोलते थे उसको, दिल्ली में क्या बोलते मालूम नहीं है। उसके बारे में मशहूर है कि वो दोनों पाँव उठाए रहती है कि जब आसमान गिरेगा तो रोक लेगी। तो हमारे का जो अंधभक्त मीडिया है वो दिन रात इसी फेर में पड़ा रहता है कि कोई मोदी जी पे आंच न आने पाए, उनकी सरकार पे कोई आंच न आने पाए, और हम जब भी आंच आएगी तो हम रोक लेंगे, उसको बचा लेंगे। और दूसरा मीडिया है जो अंध विरोधी मीडिया है, वो दिन रात तलवार लिए बैठा रहता है कि साहब अब मार डालेंगे, अब खा डालेंगे, अब गिर जाएगी सरकार, कल गिर जाएगी। अगर उस तरह से गिरने लगे तो कितनी सरकारें गिर चुकी होती हैं अभी तक 5 साल में, पता ही नहीं। तो एक तो वो मीडिया है, और एक तीसरी मीडिया हमारे जैसे लोग हैं जिसको हम कहते हैं वुडपेकर, जो कठफोड़वा होते हैं ना, कि जो पेड़ पे चोट मारते रहते हैं, जहां गलत है वहां चोट मारते रहते हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तो पेड़ को गिरा देते हैं। तो हम इस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। उस सिस्टम में चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, समाजवादियों की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। वो तीसरी तरफ की पत्रकारिता है। आज की हमारी पत्रकारिता क्या है? क्योंकि जावेद साहब की ऐसी मोहब्बत है, उसकी वजह से आना पड़ा।
और जो आप यहाँ सारे लोग मौजूद हैं इस बात की बिल्कुल गवाही देते हैं कि जावेद रहमानी साहब वाकई में उनका कितना प्यार है, इतनी मोहब्बत है। उस वजह से आप देखो यहाँ सारे लोग आए हुए हैं और ये सारे हमारे हिंदुस्तान की जितने बड़े लोग हैं वो सारे लोग हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है। जितनी शख्सियतें यहाँ बैठी हुई हैं सब अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत हैं और ये जावेद रहमानी साहब की मोहब्बत को दर्शाते हैं। और आज जो ये इजरा हो रहा है इस किताब का, तो हमने सुना है भी अपने मुजफ्फर साहब से, माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको और जन्नत दे। और साथ में जो लोग यहाँ मौजूद हैं हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। तो उसके साथ ही अपनी बात को मुख्तर में आकर